आज मैं बना रही हूँ वर्ल्ड वाइड फेमस इटालियन नेपोलिटाना पिज़्ज़ा जो प्रॉपर वुड फायर्ड अवन में बनता है। लेकिन आज मैं उसे अपने रेगुलर किचन के अवन में बनाऊँगी जो मैं नॉर्मल कुकिंग में यूज़ करती हूँ। इस टाइप के पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हमारा जो डो का फर्मेंटेशन होता है वो ऑलमोस्ट 24 घंटे का रहता है। नेपोलिटाना पिज़्ज़ा एक तरीके से आप कह सकते हैं हॉलो पिज़्ज़ा होता है, बहुत लाइट होता है, बाहर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। आप देख सकते हैं वीडियो में भी आपको होल्स नज़र आ रहे होंगे, यही खास बात होती है इस पिज़्ज़ा की। ये पिज़्ज़ा वैसे तो बहुत ट्रिकी होता है लेकिन आज आपको बहुत आसान तरीका दिखाऊंगी जिससे कोई भी इसे आराम से अपने रेगुलर अपन में बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे मैदा। अब मैदा कौन से टाइप का लेना है, आप यहाँ पे इस्तेमाल करें फ्लावर टाइप 00। ध्यान रखिएगा 00 ही लें, अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल मैदा लें, अगर मिलता है तो आप प्लीज़ फ्लावर टाइप 00 ही लें। ये बेस्ट रहता है नेपोलिटाना पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फ्लावर होता है, हाई इन प्रोटीन होता है, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, तो इससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। 1 किलो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 00। इसके साथ ही मैं लूँगी यहाँ पे 5 टीस्पून नमक। अगर आप आधा किलो की बना रहे हैं तो आधा किलो में आप सारी क्वांटिटी हाफ कर दीजिए। इसके बाद हम लेंगे पानी। पानी यहाँ पे जितना मैदा है उसका 60% पानी जाएगा, 60% हाइड्रेशन रहेगी। तो मैंने यहाँ पे 600 ml पानी लिया है। एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए मैंने 2 जार ले ली क्योंकि मेरे पास 600 ml का मेजरमेंट जार नहीं था। तो एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा 60%। साथ ही हम लेंगे यहाँ पे ड्राई ईस्ट। वैसे तो नेपोलिटाना पिज़्ज़ा में फ्रेश ईस्ट का इस्तेमाल होता है बट हर किसी के पास नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ पे ड्राई ईस्ट ही यूज़ करेंगे जो हर किसी के पास होता है। साथ में थोड़ा सा हमने ऑलिव ऑयल लिया है, वर्जिन ऑलिव ऑयल। सबसे पहले हम करेंगे एक बोल में जिसमें भी आपको डो बनाना है उसमें पानी डालेंगे। पानी के साथ उसमें हम डाल देंगे नमक और नमक को अच्छे से इसमें हम घोल लेंगे। उसके बाद जब हमारा नमक अच्छे से घुल जाए तो इसमें हम अपना मैदा ऐड करेंगे। मैदा सारा नहीं डालेंगे, सिर्फ हम 10% मैदा यहाँ पे ऐड करेंगे। 10% से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आप कह सकते हैं 1 किलो में से मैंने 100 ग्राम के करीब अंदाजे से इसमें मैदा डाल लिया है। इसे भी अच्छे से घोल लेंगे। कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी जैसे आपके पैनकेक की बैटर की होती है। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें अपना यीस्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नमक के साथ ही यीस्ट डाल देंगे तो यीस्ट जो है वो हमारा अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा, नमक जो है वो बैरियर का काम करेगा। जब अच्छे से घुल जाए तो उसके बाद हम इसमें यीस्ट डालेंगे और यीस्ट डालने के बाद भी इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा यीस्ट है वो एक्टिव हो जाए। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें अपना मैदा डाल देंगे। मैदा एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, 50% डालेंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की रहेगी। उसके बाद हम इसमें बाकी का बचा हुआ मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैदा हम बचा लेंगे डस्ट करने के लिए जब हम अपनी पिज़्ज़ा बॉल बनाएंगे और पिज़्ज़ा को रोल करेंगे। तो धीरे धीरे ही मैदा डालिए, इससे क्या होगा, अच्छे से हमारा जो डो है वो फर्मेंट होगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा। एक साथ डालेंगे तो डो उतना अच्छा नहीं बनेगा। अब क्योंकि परात में प्रॉपर आपका डो जो है वो अच्छे से नहीं गूंदेगा तो मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है। उसके बाद प्लेटफॉर्म पे आटा डाल दिया है, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, धीरे धीरे करके ऑलिव ऑयल भी ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है जो मैं धीरे धीरे करके इस आटे में ऐड करूँगी। आटे को अब कम से कम आपने 15 से 20 मिनट अच्छे से यहाँ पे गूंदना है। गूंदने का तरीका क्या है, स्ट्रेच फोल्ड, स्ट्रेच फोल्ड। आपने स्ट्रेच किया एंड फिर टक किया, स्ट्रेच किया फिर अंदर की तरफ टक किया, यही तरीका अपनाना है। आपको अगर स्टिकी लगता है तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और मैदा इसमें डाल लीजिए। जब आप इसको गूंदेंगे ना, आपको गूंदते गूंदते खुद पता चलेगा कि आपका जो आटा है, जो डो है वो हल्का होता रहेगा, उसमें एयर बनती रहेगी। इसी तरीके से आपने इसे 15 से 20 मिनट तक मलना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है तो इसे अच्छे से करिए पेशेंटली, क्योंकि अगर आप ये स्टेप अच्छे से नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा ही मल के आटा गूंद देंगे तो पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। देख सकते हैं आप, मैं प्रॉपर इसको स्ट्रेच कर रही हूँ जैसे हाथों से मलते हैं और फिर अंदर की तरफ फोल्ड कर रही हूँ। तो इसी तरीके से हमने अपना आटा गूंदना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्टिकी लगेगा लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको गूंदते जाएंगे ना उतना ज़्यादा ये आपका एक साथ होता जाएगा और हाथों से भी चिपकना ये बंद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा जो ऑलिव ऑयल था वो भी मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। अब आप देख सकते हैं मेरा जो आटा है वो अच्छे से रेडी हो गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि बस इतना ही मलना है, उसका एक सिंपल सा तरीका है कि अगर आप अपनी फिंगर को आटे के ऊपर दबाते हैं और आटा दोबारा से वापस ऊपर पॉपअप हो जाता है, इसका मतलब हमारा जो डो है अब रेडी है। अब देखिए मैंने फिंगर इंसर्ट करी, डो वापस ऊपर से वापस आ रहा है, यानी कि अच्छे से इसमें इलास्टिसिटी डेवलप हो गई है, ग्लूटेन जो है वो मेरा एक्टिव हो गया है।
अब इस डो को हम किसी बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। मेरे पास इस कुकर से ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं था, तो मैंने इसी कुकर में इसको रख दिया है। अब इसको मैं क्लिंग फिल्म रैप से अच्छे से कवर कर दूंगी। ऊपर से मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है ताकि ये सूखा ना रहे, और क्लिंग फिल्म रैप से मैं कवर कर रही हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कि किस तरह की फर्मेंटेशन हो रही है और मैं आपको भी दिखा सकूँ। अब मैं इस डो को फर्मेंट करने के लिए रख दूंगी 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में, कम से कम 16 से 17 घंटे तक। अब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे नेचुरली ठंडा हो रहा है इस टाइम, तो टेम्परेचर जो है वो मेरा नेचुरली 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में जैसे कि आपको दिख रहा है। तो मैं इसको बाहर ही अपना ऐसे ही किचन एरिया में ही या ड्राइंग रूम में मैं इसको छोड़ दूँगी कम से कम 16 से 17 घंटे के लिए। अब अगर आप किसी गर्म जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्मियाँ हैं, आपको इतना ठंडा टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें, पूरे दिन तो आप इसको बाहर छोड़ दें और रात के टाइम आप इसको फ्रिज में रख दें। तो अब देखिए 12 घंटे हो गए हैं। आप डो का देख सकते हैं, डो जो है वो मेरा अच्छा खासा फर्मेंट हो गया है। आप देख सकते हैं बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। अब इस टाइम यहाँ पे 15 घंटे हो गए हैं। 15 घंटे में आप देखेंगे डो और ज़्यादा ऊपर आ गया है, फ्लफ़ी दिख रहा है आपको, और बबल्स जो है वो और छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। अभी मैं इसको 2-3 घंटे और छोड़ूंगी। तो अब यहाँ पे 17 से 18 घंटे हो गए हैं डो को फर्मेंट हुए। मैंने रात को 8 बजे डो इसका रेडी करके रखा था। अब हम देखते हैं कि हमारे डो की क्या कंडीशन है। लुक हियर, लुक एट द डो, सो वेल फर्मेंटेड, प्रॉपर बबल्स आ गए हैं। इस टाइम डो इतना लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है। अगर बैकग्राउंड में आपको नॉइज़ आ रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर दैट। बहुत तेज़ बारिश हो रही है और 2 दिन से बारिश हो रही है, तो वो नेचुरल साउंड है। आप डो देखिए, सी, लुक, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बिल्कुल परफेक्ट जो है जैसा हमें चाहिए अपने पिज़्ज़ा के लिए। अगर मैं इसको शेक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा फ्लफ़ी इस टाइम हो गया है। हमारा अच्छा खासा फर्मेंट हो गया है डो। इसी तरह की फर्मेंटेशन हमें चाहिए। आप चाहें तो 2-3 घंटे और ज़्यादा कर सकते हैं, 20 से 22 घंटे भी आप फर्मेंट कर सकते हैं। अब मैंने इसको शेक किया है डो को, तो इसकी एयर रिलीज़ हो रही है और ये थोड़ा सा अब नीचे हो गया है। अब इस डो को हम निकाल लेंगे और अपनी पिज़्ज़ा बॉल्स रेडी कर लेंगे। प्लेटफॉर्म अच्छे से क्लीन कर लिया है, थोड़ा सा इस पर हम अपना मैदा डस्ट करेंगे। अब अपने आटे को हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा आटे में प्रॉपर एक जाल बना है, जो बनना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के जब जाल बनता है ना हमारे डो में, उसी से हमारा जो पिज़्ज़ा है वो हॉलो पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है, जो प्रॉपर एक नेपोलिटाना पिज़्ज़ा की पहचान होती है। क्योंकि उसकी खासियत यही होती है कि वो बहुत ज़्यादा हॉलो होता है, क्रंची होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे इस फर्मेंटेशन का इसीलिए मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्लार टाइप 00 इस्तेमाल किया है। उससे इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छा स्ट्रेच आता है हमारे पिज़्ज़ा के डो में, जिसकी वजह से हमारा पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे अपने सारे डो को मैं निकाल लूँगी और अब यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बॉल्स बनाऊँगी। अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं अपने डो को फर्मेंटेशन के लिए, तो आप इसको 24 घंटे भी कर सकते हैं, और पिज़्ज़ा बॉल्स बनाने से पहले कम से कम आप 2-3 घंटे पहले निकाल लीजिए। अब यहाँ आटे को गूंदना नहीं है, एयर बिल्कुल नहीं निकालनी है, बस इसी तरीके से ही मैं हल्के हाथों से ही आटे को थोड़ा सा लंबा लंबा कर लूँगी ताकि मैं इसको कट कर सकूँ। इस 1 किलो के डो को मैं 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। वैसे नेपोलिटाना पिज़्ज़ा जो होता है वो बेसिकली उसका जो पिज़्ज़ा बॉल होता है वो 250 से 280 ग्राम के बीच में होता है, बट यहाँ मैंने वेट नहीं किया है, मैंने ऐसे ही अंदाजे से इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अब देखिए पिज़्ज़ा बॉल हम कैसे बनाते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप अंदर की तरफ टक करते जाइए, ऊपर से लाइए, स्ट्रेच करिए, अंदर की तरफ टक कर दीजिए, और देखिए हमारी जो पिज़्ज़ा बॉल है वो बन के तैयार होती है। इस तरीके से आप जैसे हम पराठा भरते हैं ना, जो नीचे वाला जो पार्ट रहता है, जैसे पराठे भरते हैं उसको अंदर से पिंच करके प्लेटफॉर्म पे रखिए और इस तरीके से राउंड कर दीजिए, आपके पिज़्ज़ा बॉल बन जाएंगे। आप दूसरा तरीका देखिए, अगर आप हाथ से नहीं कर सकते हैं तो आप क्या काम करेंगे, प्लेटफॉर्म पे हल्का सा मैदा छिड़का हुआ है, प्लेटफॉर्म पे ही आप स्ट्रेच करिए और अंदर की तरफ इस तरीके से टक करिए। स्ट्रेच, फोल्ड एंड टक, स्ट्रेच, फोल्ड एंड टक। उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म पे ही इस तरीके से राउंड कर देना है और आपका जो पिज़्ज़ा बॉल है वो बन के तैयार होगा। मेक श्योर आटे को गूंदना नहीं है, इसी के अंदर रहेगी। और ये देखिए पिज़्ज़ा बॉल बन के तैयार हो गई। तो बहुत आसान है, इसी तरीके से अपना पिज़्ज़ा बॉल बनाइए। ज़्यादा अगर आप आटे को दबाएंगे तो उसकी एयर रिलीज़ हो जाएगी और पिज़्ज़ा हमारा ज़्यादा अच्छा
नहीं बनेगा। तीसरा तरीका ये है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने चारों तरफ से उठाया, बीच में पिंच किया और प्लेटफॉर्म पे राउंड राउंड घुमा दिया, पिज़्ज़ा बॉल बन गई। जो आपको सूट करे आप तीनों में से कोई भी तरीका ले सकते। अब इन पिज़्ज़ा बॉल्स को हम इस तरह के, मेरे पास एक ट्रे थी उसके अंदर रख के फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। ये पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है बट ऑलमोस्ट उसकी तरह ही है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है या कुछ इस तरह का बॉक्स नहीं तो आप नॉर्मल अपनी बेकिंग ट्रे लीजिए, अब उस पर मैदा छिड़किए और अपने पिज़्ज़ा बॉल्स को इसके ऊपर आप रख दीजिए फर्मेंट करने के लिए। तो जस्ट मैदा छिड़का, पिज़्ज़ा बॉल्स को इसके ऊपर रखा। मेक श्योर कि पिज़्ज़ा बॉल्स के बीच में गैप हो ताकि उनको राइज होने के लिए थोड़ा स्पेस मिले, वो आपस में ज़्यादा चिपके ना। बेकिंग ट्रे को मैं क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी अच्छे से, कहीं से भी एयर ना निकले। अब हम इन पिज़्ज़ा बॉल्स को 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे रूम टेम्परेचर पे इसी तरीके से फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। मैक्सिमम 4 से 5, 6, 7, 8 जितना आपको टाइम हो आप कर सकते हैं। 8 घंटे मैक्सिमम है, 4 घंटे मिनिमम आपको रखने ही रखने हैं अपने पिज़्ज़ा बॉल्स को इस तरीके से फर्मेंट करने के लिए रखने के लिए। इसको ढक के ही रखिएगा। अगर इसको आप ओपन करके फर्मेंट करेंगे तो ऑफकोर्स इसके ऊपर एक ड्राई लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से हमारा पिज़्ज़ा अच्छा नहीं बनेगा। सो लेट्स मीट आफ्टर 4 आवर्स। अब 5 घंटे हो गए हैं। मैंने अपने पिज़्ज़ा बॉल्स को पूरे 5 घंटे रेस्ट पे छोड़ दिया था रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए, आप देख सकते हैं अच्छे खासे राइज हो गए, आपको दूर से भी दिख रहे होंगे। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ इनका। नाउ यू कैन सी नाउ अच्छे खासे हमारे जो बॉल्स हैं ये राइज हो गए हैं एकदम। और इनसे जो पिज़्ज़ा बनेगा हमारा बहुत लाइट बनेगा पिज़्ज़ा। अब आप देख सकते हैं ये अपने साइज़ से डबल हो गए हैं। कुछ इसी तरह के हमें पिज़्ज़ा बॉल्स चाहिए। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं फर्मेंटेशन में 24 घंटे लगे हैं। अब यहाँ मैंने टॉपिंग्स के लिए जो भी सब्जियाँ मुझे पसंद है वो मैंने काट ली हैं। यहाँ पे फ्रेश बेसिल ली हैं क्योंकि नेपोलिटाना पिज़्ज़ा में बेसिल मस्ट होता है। साथ में ही ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई है, ये भी मेरी होममेड है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मेंशन कर दूँगी। बहुत टेस्टी सॉस बनती है। और अगर आपको प्रॉपर इटालियन नेपोलिटाना पिज़्ज़ा बनाना है तो आप यहाँ पे इटालियन टमाटो यूज़ करें पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए। साथ में लिया है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो मस्ट है इस पिज़्ज़ा के लिए बनाने के लिए, क्योंकि अब हम घर में बना रहे हैं, अपने नॉर्मल ओवन पे बनाएंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैं इस पिज़्ज़ा ट्रे का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा स्टोन नहीं है। और कभी कभी ये पिज़्ज़ा मैं बनाती हूँ तो उसके लिए मैं स्पेशली पिज़्ज़ा स्टोन नहीं खरीदना चाह रही। मैं इसी ट्रे पे ही ट्राई कर रही हूँ। देखते हैं इस ट्रे पे मेरा कैसा बनता है पिज़्ज़ा, नेपोलिटाना पिज़्ज़ा। या अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो सॉरी फॉर दैट। मेरा अभी इतना ही निकल रहा है, नेपोलिटाना पिज़्ज़ा वॉट एवर से। तो अब इस पे हम बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पिज़्ज़ा ट्रे को मैं कम से कम 20 मिनट अपने अवन में गर्म करूंगी। अवन की सेटिंग हम रखेंगे मैक्सिमम, जितना आपका अवन मैक्सिमम टेम्परेचर सेटिंग पे हो आप अपना अवन मैक्सिमम हीट पे गर्म करके रख दीजिए। अवन को मैंने ऑलरेडी प्री हीट करके रख दिया है। ये मेरा गैस अवन है तो मैं इसको गैस अवन में बना रही हूँ। आप इसे इलेक्ट्रिक अवन में भी बना सकते हैं। अब मैं भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और देखते हैं कि हमारा क्या घर के अंदर अपने नॉर्मल अवन में जिसमें हम रेगुलर किचन अपनी कुकिंग करते हैं उसमें हम ये पिज़्ज़ा बना सकते हैं या नहीं। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अपना आप सेट कर दीजिए जिस पे आप अपने अवन को प्री हीट करने रख दीजिए। ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं, मैं पूरे आधा घंटा प्री हीट करूँगी ताकि जो अवन है अच्छा खासा गर्म हो जाए। ऐसा इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो नेपोलिटाना पिज़्ज़ा होता है वो वुड फायर्ड अवन में बनता है और वुड फायर्ड अवन का टेम्परेचर जो होता है वो 250 से 270 के बीच में रहता है। और उतना हाई टेम्परेचर अवन में क्रिएट करने के लिए हम अवन को आराम से आधा घंटा प्री हीट करेंगे और ट्रे को भी हम यहाँ पे 20 मिनट तक गर्म होने रख देंगे। उससे हमारा जो पिज़्ज़ा है वो उतना टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा जितना हमें रिक्वायरमेंट है इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए। अभी मैं सिर्फ इन 3 बॉल्स को ही यूज़ करूँगी, ये मैं अभी नहीं यूज़ करूँगी। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं कि आप एक साथ सारे पिज़्ज़ा बॉल्स नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इनको आराम से 1 हफ्ते तक फ्रिज में रख सकते हैं। या अगर आपको 1 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा रखना है, 8 से 10 दिन, तो आप इसको फ्रीज़र में रखिए और आप इसको जब निकालें तो कम से कम 4 घंटे पहले निकालें और फिर इसको यूज़ करें। क्योंकि अगर आप फ़ौरन निकाल के यूज़ करेंगे तो पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। फ्रिज से निकालने के बाद कम से कम 4 घंटे इसको रूम टेम्परेचर पे आप रेस्ट पे छोड़ दीजिए। थोड़ा सा इसके ऊपर हम फ्लावर डस्ट करेंगे। फ्लैट स्पैचुला ले लीजिए, उसके ऊपर भी हल्का सा फ्लावर लगा लेंगे और इसको आराम से इस तरीके से मैं निकाल लूँगी।
अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने आसान तरीके से हम अपना पिज़्ज़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर में फिंगर इस तरीके से इंसर्ट करके इसको स्प्रेड करेंगे। इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, हमें कॉर्नर्स बिल्कुल नहीं छेड़ने हैं। इसकी जो साइड्स हैं वो बिल्कुल टच नहीं होंगे, क्योंकि ये साइड्स ही फ्लफ़ी बनेंगे और हॉलो बनेंगे। तो सिर्फ सेंटर पार्ट छेड़ना है, साइड्स को बिल्कुल टच नहीं करना है। और कुछ इस तरीके से हमने अपने पिज़्ज़ा को स्ट्रेच करना है। आप देख सकते हैं, एक हाथ से मैं अपने हाथ पे ले रही हूँ और एक हाथ से मैं इसको स्ट्रेच कर रही हूँ। अब जो प्रोफेशनल पिज़्ज़ा मेकर होते हैं वो स्टेप को बहुत जल्दी करते हैं। अब क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी अपना नॉर्मल किचन में ही कुकिंग करती हूँ, तो जिस तरीके से अगर मैं बना सकती हूँ इसको, तो इसे कोई भी आराम से बना सकता है। इफ़ आई कैन मेक इट तो डेफिनेटली एवरीवन कैन मेक इट। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो पिज़्ज़ा हमारा आराम से स्ट्रेच हो जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छा खासा हमारा पतला और बहुत हल्का पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, फटाफट से अपनी पिज़्ज़ा ट्रे को ओवन में से निकाल लेंगे, क्योंकि 20 मिनट हो गए हैं। हमारी जो पिज़्ज़ा ट्रे है वो अच्छी खासी गर्म हो गई है। सो बी केयरफुल, ध्यान से अपनी पिज़्ज़ा ट्रे निकाल ली है। अब फटाफट से इसको हम अपना पिज़्ज़ा रख देंगे। उससे क्या होगा ना, पिज़्ज़ा ट्रे पे रखते ही हमारा पिज़्ज़ा ऑलरेडी कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। पिज़्ज़ा को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले हम पिज़्ज़ा बेस को हाफ कुक करेंगे, उसके बाद इसमें हम चीज़ डालेंगे। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ और पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये पिज़्ज़ा बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि बहुत हल्का है, बहुत पतला है। और अब आप देखेंगे इसके जो साइड्स हैं वो भी अच्छे खासे हमारे कुक हो जाएंगे और इससे डबल हो जाएंगे। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए उसी मैक्सिमम टेम्परेचर पे हम अपने पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। एग्जैक्ट घड़ी में 5 मिनट के बाद मैंने अपना पिज़्ज़ा निकाल लिया। आप देख सकते हैं साइड्स में हल्का हल्का ब्राउन कलर आना स्टार्ट हो गया है और वो फूल भी गए हैं। अब इस पर क्या करेंगे, और अच्छा ब्राउन कलर आ जाए, क्योंकि ये वुड फायर ओवन नहीं है, रेगुलर ओवन है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा दिया है। अब ऊपर से मैं अपनी पसंद की यहाँ पे टॉपिंग डाल रही हूँ। वैसे तो नेपोलिटाना पिज़्ज़ा में सिर्फ आपका पिज़्ज़ा सॉस, बेसिल और ढेर सारा चीज़ होता है, बट क्योंकि घर पे बना रहे हैं तो अपनी पसंद की टॉपिंग डाल लें। ढेर सारा यहाँ पे हम चीज़ डालेंगे। बेसिल में मैं लास्ट में एकदम फ्रेश ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे बेसिल जो है वो रॉ पसंद है। ऊपर से ऑलिव ऑयल और छिड़क दिया है और दोबारा से इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए उसी मैक्सिमम टेम्परेचर सेटिंग पे हम कुक करेंगे। और देखिए लाजवाब सा पिज़्ज़ा बनके हमारा तैयार हो गया है। ऊपर से मैंने डाली है फ्रेश बेसिल और ऊपर से हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इस पर स्प्रिंकल करेंगे। अब फटाफट से अपने गर्मा गर्म पिज़्ज़ा को कट कर लेते हैं। आप आवाज़ सुनिए। बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट। दिस इज़ द एग्जैक्ट परफेक्ट नेपोलिटाना पिज़्ज़ा, जो कि हमने अपने रेगुलर किचन ओवन में बनाया है, बिना वुड फायर्ड ओवन के। तो अगर इसे मैं बना सकती हूँ तो आई गारंटी कोई भी बना सकता है, अगर आप मेरे ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करेंगे। बीच में ही मैंने कुछ शॉट्स लिए थे, कुछ फ़ोटोज़ ली थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको क्लियर दिखा सकूँ कि पिज़्ज़ा वाकई में बहुत लाजवाब बन के तैयार हुआ था। जैसे होल्स एक नेपोलिटाना पिज़्ज़ा में होते हैं, इसमें भी इसके साइड्स में प्रॉपर वैसे ही होल बने थे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एक बार से आप इस तरीके के नेपोलिटाना पिज़्ज़ा को ट्राई करिए। आई गारंटी आप नॉर्मल पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे और हर बार इसी पिज़्ज़ा को बनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और हाँ, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बात भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप क्रंच की आवाज़ सुनिए। मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो बस अब पिज़्ज़ा को टेस्ट करते हैं। बहुत ही अल्टीमेट और बहुत लाजवाब पिज़्ज़ा बनके तैयार हुआ था। एक बार से आप भी ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनके तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। आ रहा है ना मुंह में पानी। ये पिज़्ज़ा बना ही इतना टेस्टी था। परफेक्ट इटालियन नेपोलिटाना पिज़्ज़ा बना है अपने घर के देसी किचन में। मज़ेदार, लाजवाब, मस्ट ट्राई रेसिपी। प्रॉपर बेक हुआ है, बाहर से प्रॉपर ब्राउन कोटिंग हुई है, नीचे से भी सिका है जैसा कि सिकना चाहिए। तो अभी तो खाया है अपने देसी अंदाज में, अब आपको खा के दिखाती हूँ कि नेपोलिटाना पिज़्ज़ा इटालियन तरीके से कैसे खाया जाता है। उसको दोनों साइड से हम फोल्ड करते हैं और जो आगे वाला पार्ट है उसको भी कुछ इस तरीके से टक करके खाया जाता है, प्रॉपर इटालियन तरीके से। चलिए लेती हूँ आपसे इजाज़त, मैं चली इसे खाने। आप भी जाएं और बनाएं ऐसा ही टेस्टी इटालियन नेपोलिटाना पिज़्ज़ा। मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर,
बाय बाय।